हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो पाठ्यक्रम का हम लोगों ने भारत को स्वतंत्र करा लिया है 15 अगस्त 1947 तक। लेकिन अब आधुनिक भारत के उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो परीक्षाओं में, संघ लोक सेवा आयोग में या राज्य लोक सेवा आयोग में अक्सर पूछे जाते हैं। उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो आधुनिक भारत का सेगमेंट है। तो उसमें अभी हम आपको बताने वाले हैं कि 1860 में जब वायसराय था कैनिंग, तो वायसराय कौन था? 1860 में कैनिंग था। तो उस समय जो भारतीय दंड संहिता लाने वाला कैनिंग ही था। भारतीय दंड संहिता वायसराय कैनिंग के ही समय आया था। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। एक संधि हुई थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में एक संधि हुई थी रूस और ईरान के बीच में। रूस और ईरान। ईरान को उस समय फारस कहा जाता था। ईरान को क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। और संधि का नाम था तुर्को मन चाई संधि। तुर्को मन चाई संधि। 1828 में रूस और फारस के बीच में, जो आज का ईरान कहलाता है, उसके बीच एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है तुर्को मन चाई संधि। इस संधि के द्वारा इसके बाद भारत में अंग्रेज सरकार जो था वो चिंता में पड़ गया जब ये संधि रूस और ईरान के बीच हुआ। तुर्को मन चाई संधि कारण है यह कि अब अंग्रेजों को लगा कि भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो अब खतरे में है। इसलिए इसके बाद ही देखिएगा कि भारत की जो ब्रिटिश सरकार है वो अफगानिस्तान को अपना मित्र बनाना शुरू कर देती है। अफगानिस्तान को मित्र बनाना शुरू कर देती है क्योंकि रूस और ईरान जब दोस्त हो गए तो कभी भी अफगानिस्तान होकर वो भारत की ओर बढ़ सकते थे। रूस इसलिए इसके बाद जो है अंग्रेज ने अफगानिस्तान को अपना दोस्त बनाना शुरू किया, क्योंकि रूस कभी भी अफगानिस्तान पर अटैक करता फिर वो भारत की ओर आ जाता। ये दो चीज है। मुख्य परीक्षा में इतिहास लेखन विषय है। इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय का इतिहास लेखन है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में उतना उसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो छोटा छोटा सवाल सा, जैसे एक था पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण या इसको स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, या इसको स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह हुआ, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण, ये जो लाए थे वो थॉमस मुनरो का देन था। थॉमस मुनरो तमिलनाडु के मतलब डीएम भी थे और इन्होंने बंदोबस्त लाया था रैयतवाड़ी, आपको याद पढ़ाया था मैंने। तो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण इन्हीं का दिया हुआ है। उसी से, थॉमस मुनरो से ही जैसे एल्फिंस्टन हुए, मैल्कम हुए, और आपको क्या नाम है उनका, मैटकॉफ। अगर आपसे पूछ सकता है कि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से कौन कौन अंग्रेज व्यक्ति जुड़े थे भारत में, अंग्रेज अधिकारी जुड़े थे, तो उनमें थॉमस मुनरो का नाम आएगा, एल्फिंस्टन का नाम आएगा, मैल्कम का आएगा, मैटकॉफ का आएगा। ये जब हम आधुनिक भारत का इतिहास मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो वह ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी आप इतना से आपका काम चल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में इतना जानकारी रखिए तो आपका काम चल जाएगा। एक उड़ीसा में 1866-67 में अकाल पड़ा था। उड़ीसा में 1866-67 में अकाल पड़ा था। इसमें लगभग 13 लाख लोग मरे थे इस अकाल में। इसको सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है, प्रकोप का समुद्र। प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक एक्ट आया था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ड्रामेटिक, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट
यह एक्ट 1872 में आया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है 1872 में आया था और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, ये जो एक्ट आया है 1896 में आया है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1872 में आया है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1872 में आया है। वही नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1896 में आया है। मैंने भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति समय बताया था कि इटली जो भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि ब्रिटेन भारत की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेवार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। और अरविंद घोष ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता जो है किसी भी राष्ट्र के लिए प्राणवायु है। किसी भी राष्ट्र के लिए प्राणवायु क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये अरविंद घोष का कथन है। ये बात उन्होंने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड में लिखा था। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड में लिखा था। न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड में लिखा था। अरविंद घोष का जो जन्म हुआ है वो 1872 में हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अरविंद घोष का जन्म 1872 में हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड में इन्होंने लिखा, एक राजनीतिक निबंध लिखते थे, लेख लिखते थे पेपर में। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की जो प्राणवायु है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। एक एनी बेसेंट को तो आप जानते ही हैं। एनी बेसेंट एक बात बोलती थी, मैं तो एक भारतीय नगारा हूं जिसका काम है भारतीयों को सोने से जगाना, सोते हुए भारतीयों को जगाना, ताकि वह इस भूमि की, मातृभूमि की रक्षा कर सके और स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। एनी बेसेंट कहा करती थी कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूं जिसका काम है सोते हुए भारतीयों को जगाना, ताकि वो अपने देश की सेवा के लिए जागे और अपने देश को स्वतंत्र कराए। महात्मा गांधी ने एक बार जो भारत छोड़ो आंदोलन में अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर से वार्तालाप में कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति अंग्रेज रहेंगे भारत में कभी भी सांप्रदायिक मतभेद कम नहीं होंगे। यह बात गांधी जी ने लुई फिशर, जो एक अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत के 1942 के आंदोलन में घटनाओं को कवरेज कर रहे थे, उनसे कहा था। दूसरी बात यह कि लुई फिशर ने अ वीक ऑफ गांधी भी लिखा था, उन्हीं का लिखा हुआ है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, मृत्यु क्या हुई थी, हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो मैनचेस्टर गार्जियन ने एक बात लिखा था, समाचार पत्र है मैनचेस्टर गार्जियन, महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी संतों में महात्मा थे, संतों में राजनीतिज्ञ थे, महात्मा में राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिक में महात्मा थे। ये मैनचेस्टर गार्जियंस का एक मतलब समाचार पत्र का हेडलाइन था जब गांधी जी की हत्या की गई थी। तिलक और गांधी दोनों जो एक ऐसे व्यक्ति थे सामाजिक, जो समाज सेवा के लिए लोगों से डायरेक्ट जुड़े। तिलक इस मामले में गांधी जी के मतलब पूर्वगामी थे। उसके बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो थे, पहले असहयोग आंदोलन नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन से सहमत थे, लेकिन बाद में असहयोग आंदोलन से वह सहमत हो गए। बाद में वह सहमत हो गए और फिर लाला लाजपत राय स्वराज दल में भी चले गए थे बाद में। लेकिन बाद में लाला लाजपत राय और दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों जो थे स्वराज दल के सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने स्वराज दल को छोड़ दिया था सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, उनकी हत्या मुगल सराय स्टेशन में कर दी गई थी। उसके बाद है भारत के पहले जो लोक सेवा स्पीकर है स्वतंत्र भारत के, उनका नाम था जीवी मावलंकर ना, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जब भारत के फर्स्ट तो नहीं, मतलब केंद्रीय लेजिस्लेटिव का जो स्वतंत्रता के समय ये स्पीकर बने थे जीवी मावलंकर। तो इन्होंने गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले जो अध्यक्ष का पद होता था केंद्रीय विधान परिषद में, उसमें विग पहनना अनिवार्य था। तो जीवी मावलंकर ने कहा अंग्रेजों से कहा कि यह जो विग है वह हमारे जलवायु के अनुकूल नहीं है,
हम लोगों को गांधी टोपी ही पहनना चाहिए। फिर उन्होंने जीवी मावलंकर ने गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि नवंबर 1946 में जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और हमने उन सारे मुद्दों पर चर्चा किया कि बाद में उनका कांग्रेस से थोड़ा सा जुड़ाव हो गया, और नवंबर 1947 के आसपास वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो 1951 में कृपलानी ने क्या किया, 1951 में कृपलानी ने क्या किया कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का कृपलानी ने गठन किया। इसके सदस्य टी प्रकाशम, पीसी घोष, ये सब जो थे कृपलानी की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। टी प्रकाशम, पीसी घोष, ये सब सदस्य थे, मेंबर थे। बाद में कृपलानी ने क्या किया, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को मिला दिया, दोनों का विलय हो गया। फिर जो इनकी पार्टी कहलाई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहलाने लगी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहलाने लगी। इसका गठन 1952 में हुआ था। कृपलानी की पार्टी थी। 6 अप्रैल 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। 6 दिसंबर को 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर को एक घटना और हुआ था, जो आजकल राम मंदिर आप देख रहे हैं, पहले वहां पर बाबरी मस्जिद था। तो 6 दिसंबर को जो अयोध्या में है उसको गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 में ही गिराया गया था। तो वह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है, मृत्यु दिवस है, 6 दिसंबर 1956 ही है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी बहुत बड़ा महान प्रहरी भी कहते थे, महान प्रहरी। और गुरुदेव तो कहते ही थे, महान प्रहरी भी कहते थे महात्मा गांधी। क्यों कहते थे? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे भारत को नैतिक शक्ति प्रदान करते थे, इसलिए इनको महान प्रहरी गांधी जी कहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो आर्थिक कार्यक्रम था उसके विरोधी थे। आर्थिक कार्यक्रम था उसके विरोधी थे। इन्होंने एक किताब लिखा था, उपन्यास घटे बारे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और घटे बारे में उन्होंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार से एक मुस्लिम व्यापारी जो है एक अच्छे पोजीशन से खराब पोजीशन में आ गया। तो इनका कहना था कि जो आर्थिक जो इसका पक्ष है वो अच्छा नहीं है। स्वदेशी विदेशी वस्तु को जला रहे हैं, विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं, इससे रविन्द्रनाथ टैगोर सहमत नहीं थे। तो खैर यह डिस्कस मैं कर चुका हूँ, इसलिए वहाँ पर हम ज़्यादा नहीं आपको डिस्कस करेंगे। ये प्राचीन संस्कृति के और दर्शन से प्रभावित थे, शिवाजी से भी प्रभावित थे और गुरु गोविंद सिंह से भी प्रभावित थे, और दोनों को राष्ट्रमाता मानते थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। और तीसरी बात यह कि मराठों का बहुत ही इन्होंने बड़ाई किया है, बहुत सांस्कृतिक गीत गाया है ये। उसके बाद देखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है वो 7 मई को हुआ है, 1861 को, 7 मई 1861 को हुआ है। और इनकी मृत्यु हुई है 7 अगस्त। किस्मत देखिए, 7 अगस्त को ही मरे हैं। 7 मई को जन्म हुआ है, 7 अगस्त को मरे हैं। 7 मई 1861 से लेकर 7 मई 1941 तक ये इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम था शारदा देवी। रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ का क्या नाम था? शारदा देवी। और पिता का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें संतान थे। 14वें संतान थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला था, और बाद में यही जो है 1916-20 उसके आसपास जो है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में बदल गया, विश्वविद्यालय में बदल गया। ये शांति निकेतन विद्यालय खोले थे। और बाद में 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये सब तो चर्चा हो ही गया है।
जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया में हर चीज इंतजार कर सकती है, लेकिन कृषि जो है इंतजार नहीं कर सकती है। यह जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका स्टेटमेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। जब 1965 का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के समय में, तो उसी समय उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने। और दूसरा बात, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जब ये 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने यह नारा दिया था, है ना। रास बिहारी बोस को जानते ही हैं, जो दिल्ली में जो है लाल हार्डिंग में बम फेंक के भाग गए थे जापान। राइजिंग सन का अवार्ड दिया था जापान सरकार ने, न्यू एशिया नामक समाचार पत्र लिखे थे। तो इन्होंने कहा था कि हमारा साझा दुश्मन एंग्लो अमेरिकन है और हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए इनको तलवार उठा के काट के बाहर कर देना चाहिए। ये रास बिहारी बोस का कथन है। तलवार उठाइए और इस एंग्लो अमेरिकन साझा दुश्मन को मार करके बाहर कर दीजिए। तो यह एंग्लो तो समझ में आता है, अमेरिकन क्यों प्रयोग किए होंगे तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जापान ने ही जो है अमेरिका पर, जो है पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण कर दिया था, जो अमेरिका का नौसैनिक बेल्ट था, अड्डा था, ये जो हवाई द्वीप में था अमेरिका के। तो इसी कारण से, तो इसलिए इन्होंने अमेरिकन शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, है ना। महात्मा गांधी एक बात बोलते थे कि जो है आज़ादी अब हमारी पहुंच के अंदर है, इसे मुट्ठी में पकड़ कर रखना होगा। यह बात उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बोले थे। और सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि ये जो गांधी जी है ये कभी भारत का स्वतंत्र होने नहीं देंगे, ये देश सेवा के लायक है। माई स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने साफ साफ लिखा कि गांधी जी से देश की मुक्ति का उम्मीद मत कीजिए, ये देश सेवा के लिए अच्छे व्यक्ति है, देश मुक्ति करने के लिए अच्छे व्यक्ति ये नहीं है। ये बात इन्होंने कहा था। ठीक। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जो है प्रजा के लिए बना है, प्रजा राजा के लिए नहीं बना है। दादा भाई नौरोजी को तो जानते ही होंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के पितामह कहलाते हैं। उनका स्टेटमेंट था कि राजा जो है प्रजा के लिए बना है, प्रजा राजा के लिए नहीं बना है। और सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना खुला था वो कलकत्ता में 1818 में खुला था, फोर्ट ग्लेस्टर में, लेकिन यह बंद हो गया बाद में यह बंद हो गया। फिर 1854 में कावस जी डावर ने खोला बंबई में, कावस जी डावर ने खोला बंबई में। यह पहला सूती मिल कारखाना यही है और इसका नाम है स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी, स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी ऑफ बॉम्बे, ये नाम था। ठीक। तो यही है आधुनिक भारत में जो उन प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं, जो परीक्षाओं में, संघ लोकसेवा आयोग परीक्षाओं में या राज्य लोकसेवा आयोग में बार बार आता है, जो थोड़ा सा ऑफबीट के क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सारा जो संघ लोकसेवा आयोग या कोई प्रारंभिक परीक्षा होती है, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जो आजकल नेट का एग्जाम हुआ, चाहे प्रवेश परीक्षा हुआ, MA स्नातकोत्तरीय प्रवेश परीक्षा हुआ, इस सब में जो पूछे जाते हैं इतिहास में, वो सारे दृष्टिगत करके मैं बना रहा हूँ। वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग खुद जज कर रहे हो कि वीडियो बहुत ही अच्छा बन रहा है। धन्यवाद।